मैं राजेंद्र सावा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ 12th क्लास राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी पर। दोस्तों, हमारी 12वीं क्लास की जो राजनीति विज्ञान है उसमें समकालीन विश्व राजनीति की एक पुस्तक चलती है। ये पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, जो कि राजनीति विज्ञान की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो चाहे स्कूल लेक्चरर हो या फिर कॉलेज लेक्चरर हो या फिर अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में, इस किताब में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, विशेषकर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में। और जो 12वीं क्लास की परीक्षा दे रहे हैं उन बच्चों के लिए तो ये क्लास उपयोगी है ही है। उसके अलावा विशेष तौर से जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत उपयोगी है। हमने देखा था कि किस प्रकार 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, और उसके बाद जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट गई थी। एक गुट का नेतृत्व है साम्यवादी यूएसएसआर, वार्सा पैक्ट, आप सभी को पता होगा, साम्यवाद यूएसएसआर के नेतृत्व में था, जिसको दूसरी दुनिया बोलते थे। वहीं दूसरी ओर फर्स्ट दुनिया या प्रथम दुनिया की बात करें, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी नाटो गुट सक्रिय था। और इस दौरान इन गुटों के बीच में 1945 से लेकर 1991 तक किस प्रकार पूरी दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध के बादल छाए रहे थे। और इस दौरान विशेषकर से जो गुटनिरपेक्ष देश थे, भारत थे, मिस्र थे, यूगोस्लाविया था, इन सब की क्या भूमिका रही, और ये सब चीज़ें चर्चा करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में दोस्तों, ये जो मैंने लेक्चर बनाया था इसमें हमने चर्चाएं की थी किस प्रकार शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट देख लिया, शीत युद्ध क्या है इसकी परिभाषा हमने देख ली थी, और हमने ये भी देख लिया था कि इन महाशक्तियों को गुट क्यों बनाने पड़े थे, इनकी आलोचना क्या है, इनके समर्थन करने वालों का तर्क क्या है, और नाटो के बारे में देखा और वार्सा के बारे में देखा। दोस्तों, मैंने नाटो पे एक वीडियो बनाया है उधर, ये आप जरूर जाके देखें। इसके बारे में, नाटो के बारे में सारी चीज़ें ठीक से बताई गई है। इसके अलावा बात करें, हम ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि हम देखेंगे कि किस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, उसने त्रिध्रुवीय विश्व युद्ध जो शीत युद्ध चल रहा था उसके प्रतिरोध के रूप में काम किया था, और किस प्रकार ये देश थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश थे, ये किसी भी महाशक्ति के साथ शामिल न होकर ये तटस्थ रहे और अपने आर्थिक या राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए इन्होंने किस कदर शांति और विकास का रास्ते का चुनाव किया था। हम देखते हैं दो ध्रुवीयता को, गुटनिरपेक्षता की चुनौती। ये महाशक्तियों के गुटों में, किसी प्रकार गुटों में शामिल नहीं होने का आंदोलन है। इसके संस्थापक हैं जोसेफ ब्रोज टिटो थे, इंडोनेशिया के सुकर्णो थे, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर थे, और घाना के वानेक्रुमा और भारत के पंडित नेहरू थे। दोस्तों, ये जोसेफ ब्रोज टिटो थे, ये यूगोस्लाविया के शासक थे। ये यूएसएसआर से दूरी में विश्वास करते थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान उन्होंने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान संयुक्त राज्य इसका यूएसएसआर और यूगोस्लाविया के लक्ष्य एक थे। लेकिन युद्ध के बाद ये किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लेते हुए गुट निरपेक्षता का चुनाव किया। वहीं भारत के नेहरू जी का पहले ही मानना था कि भारत अपने राष्ट्रीय हित, भारत की एकता, अखंडता और शांति का पक्षधर या आर्थिक विकास का पक्ष लेता रहेगा। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। उसके बाद बात करें, मिस्र के ये नासिर थे, ये 1970 तक मिस्र के शासक रहे थे और ये अरब राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वहीं समाजवाद के समर्थक होने के बावजूद भी यूएसएसआर में शामिल नहीं हुए। दोस्तों, सामान्यतः हम मान लेते हैं कि जो शीत युद्ध के दौरान समाजवाद के समर्थक नेता थे या राष्ट्र थे वो यूएसएसआर के अंग बन गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। इवन भारत के नेहरू जी भी समाजवाद के प्रबल समर्थक थे, उसके बावजूद वो क्या नहीं बने थे, वो यूएसएसआर में शामिल नहीं हुए थे। इन्होंने अरब राष्ट्रवाद का समर्थन किया, समाजवाद का समर्थन किया, लेकिन ये साम्राज्यवाद का विरोध करते थे। इनका ऐसा कहना था कि साम्राज्यवाद किसी भी रूप में हो वो बहुत बुरा है, चाहे यूएसएसआर किसी क्षेत्र पे अटैक करके अधियाए या फिर अमेरिका, वो दोनों ही रूप में बुरा है, इनका ये कहना था। 1956 में इन्होंने स्वेज नहर का क्या कर लिया था, राष्ट्रीयकरण कर लिया था, और इस राष्ट्रीयकरण की वजह से 1956 में इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया तो उस टाइम ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के द्वारा मिस्र पे क्या किया गया था, मिस्र पे अटैक कर दिया गया, बमबारी की गई थी, जिसका भारत के नेहरू जी ने विरोध किया, आलोचना की थी। परिणाम स्वरूप
जो पश्चिमी देश हैं उससे भारत के संबंध क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। तो सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया, मिस्र ने किया। किसके नेतृत्व में, अब्दुल नासिर के नेतृत्व में किया, जिसके खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने क्या कर दी, इन पे बमबारी कर दी थी दोस्तों। ठीक है, आगे हम चर्चा करने वाले हैं, इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया के जो सुकूनो थे, ये इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे। और वहां की स्वतंत्रता संग्राम था उसका इन्होंने नेतृत्व किया और बांडुंग सम्मेलन के आयोजक भी थे। क्योंकि आपको पता होगा जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में, वो इंडोनेशिया में ही हुआ था। हालांकि इनका सैनिक विद्रोह में एक तख्तापलट हो गया था। क्या हो गया था, इनका सैनिक विद्रोह में तख्तापलट भी हो गया था बाद में। आगे बात करें, घाना के कौन थे, घाना के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वाने एनोक्रुमा। ये क्या थे, ये 1952 से 66 तक वहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे। ये भी समाजवाद और अफ्रीकी एकता के क्या रहे, समर्थक रहे। हालांकि इन्होंने नव उपनिवेशवाद का क्या किया, विरोध किया है। इनका ये कहना था, एक उपनिवेशवाद वो था जो 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं 20वीं शताब्दी तक जारी था, जिसमें कोई भी राष्ट्र प्रत्यक्ष रूप से किसी देश के आर्थिक और राजनीतिक साधनों को अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, उपयोग में लेता है। एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा एक कमजोर राष्ट्र के राजनीतिक या आर्थिक संसाधन है उनका प्रयोग अपने हित में करना क्या था, उपनिवेशवाद था। लेकिन इन्होंने जो नव उपनिवेशवाद की थ्योरी दी थी, इनके अनुसार ये था कि अब ये देश डायरेक्ट रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें जो सेंटर की कंट्रीज हैं, सेंटर और पेरीफेरी, तो जो सेंटर की कंट्री है, जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं या पश्चिमी देश हैं, वो क्या करते हैं, वो जो कमज़ोर राष्ट्र हैं उनका एमएनसीज के माध्यम से या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के माध्यम से, इवन आपके आईएमएफ है या डब्ल्यूटीओ है या फिर विश्व बैंक है, इन सब संस्थाओं के माध्यम से इनका क्या करते हैं, गरीब देशों का शोषण करते हैं। अर्थात इन्होंने किसको बोला कि ये नव उपनिवेशवाद की शुरुआत है। हालांकि बाद में सैनिक षड्यंत्र में इनका क्या हो गया था, एक तख्तापलट भी हो गया था। और आपको दोस्तों बता दूंगा, आपको जो चीज़ पश्चिमी देश अमेरिका, फ्रांस, इजराइल या इन देशों के यदि कोई चीज़ इनके हित में नहीं होती है तो वहाँ पर ये क्या करा देते हैं, क्रांति करा देते हैं और लोकतंत्र का नाम दे देते हैं और वहाँ के शासक को तानाशाही या फिर मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ता के रूप में पेश करके विलन करार देते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1961 बेलग्रेड में हुआ था। ये सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति थी। इन जो 5 देश थे, इन 5 देशों के बीच में सहयोग था, शीत युद्ध का प्रचार और इसके बढ़ते हुए दायरे, इन 5 देशों के बीच में सहयोग था। उसके अलावा क्या था, बढ़ते हुए दायरे, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे दोस्तों। तो ये सब चीज़ें इसमें हमने देखी थी कि जो 1950 और 60 का दशक था, इसमें अधिकतर थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज थी। जो पश्चिमी देशों के द्वारा उपनिवेश थे वो स्वतंत्र हो गए थे और अपनी स्वतंत्र किस्मत लिखने की राह पे वो चल पड़े थे। वहाँ पर लोकतंत्र क्या हुआ था, कायम हुआ था। ये थर्ड वर्ल्ड दोस्तों पहली दुनिया के देश हैं, यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के देश। दूसरी दुनिया के देश हैं, उस दौरान जो यूएसएसआर उसके सहयोगी देश थे वो दूसरी दुनिया के देश हैं। और वहीं हम बात करें तीसरी दुनिया के देश, जो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के वो देश जो पहले गुलाम थे और 1950 और 60 के दशक में आज़ाद हुए थे, ये थर्ड वर्ल्ड की कंट्री कहलाते हैं। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का यहाँ पर प्रभाव ये दिखाता है कि ये राष्ट्र युद्धों से थक चुके थे और ये किसी भी गुट में शामिल न होकर शांति के माध्यम से अपना आर्थिक विकास करना चाह रहे थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं था। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। जिस प्रकार अमेरिका ने क्या किया था, 1787 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ तब से लेकर प्रथम विश्व युद्ध 1919 तक की शुरुआत तक अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा, अतः पृथकतावाद की नीति अपनाई। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो पृथकतावाद की नीति नहीं है, क्योंकि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि हम अप्रासंगिक नहीं हैं। हम दुनिया में जहाँ कहीं भी शांति को खतरा होगा, जहाँ कहीं न्याय को खतरा होगा, वहाँ पर हम चुप नहीं रहेंगे, हम आलोचना करेंगे। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें, गुटनिरपेक्ष देशों ने शांति
और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष देशों के सामने चुनौती ये थी दोस्तों कि वो अपना आर्थिक विकास करें और गरीबी को क्या करना है, उनको गरीबी को कम करना है, उनके सामने ये प्रमुख चुनौती थी। इसलिए वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे। 1972 के यूएनओ जो न्यू क्या था दोस्तों, न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर था। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने बात यह की कि हमें अपना आर्थिक विकास करना और गरीबी को कम करना है। 1972 में यूएनओ के विकास और व्यापार से संबंधित सम्मेलन अंकटाड सम्मेलन हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने रिपोर्ट दी थी टुवर्ड ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि ये सुधार हो गए तो इन सुधारों से अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिमी देश करते रहे थे। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक रहेगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए ये फायदेमंद होगा। लेकिन दोस्तों पश्चिमी देश हैं वो बात ही करते हैं, जो चीज़ उनके खिलाफ होती है उनका वो काट निकाल लेते हैं। आज ये जो 1971 की जो न्यू व्यवस्था थी, 1974 का ये सम्मेलन था, उसके बावजूद आज तक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के देश हैं वो वेस्टर्न कंट्री के मार्केट तक आज भी नहीं पहुंच पाए हैं। और आज थोड़ा बहुत भारत, ब्राज़ील या फिर बात करें चाइना की, वो उनके मार्केट में चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसका उन्होंने संरक्षणवाद, टेरिफ, अलग अलग चीज़ें उन्होंने निकाल ली है। तो आप देख सकते हो कि जब उनके फेवर में कोई चीज़ नहीं होती है तो उनका विरोध शुरू कर देते हैं। इसके बाद में हम बात करें अल्प विकसित देशों की पहुंच। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए वो फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही टेक्नोलॉजी की लागत भी कम होगी, जो कि आज तक तो कभी हुई नहीं है। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों की भूमिका भी बढ़ेगी। यहाँ पर ये बोल वचन है और कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें की गई थी। आगे बात करें, गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। पहले गुटनिरपेक्षता केवल राजनीतिक विचार था जो ऐसे विरोध करने तक सीमित था, लेकिन इन देशों को धीरे धीरे समझ आया कि यदि हम एकजुट होते हैं तो हमारा आर्थिक विकास करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। ठीक है। और जो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था, पहला इसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर आर्थिक मुद्दे हावी नहीं थे, लेकिन 1970 के दशक में आर्थिक मुद्दे इस पर ज़्यादा हावी हो गए। परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया और इन देशों के नेता कहने लगे कि हमें आर्थिक विकास चाहिए, हमें आप सस्ती टेक्नोलॉजी दो और हमें आप पर्यावरण संरक्षण के लिए या इन चीज़ों के लिए हमें टेक्नोलॉजी तकनीक दो ताकि हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाएं। 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए या चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए, क्योंकि विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तीव्र विरोध, गुटनिरपेक्ष देशों में एकता की कमी। दोस्तों ये फैक्ट है, यदि आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत होते हो, यदि आप राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होते हो, यदि आप सैन्य दृष्टि से मजबूत होते हो तो आप एकता बनाए रख पाओगे। लेकिन आप आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो, आप राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर हो और आप सैन्य दृष्टि से कमज़ोर हो तो कोई भी आपको एकता बनाए रखने नहीं देगा। इसी प्रकार ये थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है, ये चाहते तो हैं एकता बनाए रखना, लेकिन जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका और जो पूंजीवादी गुट है, वो इनको एक जगह बैठने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर ये एक जगह हो गए तो उनके हितों पे फिर संकट बादल। जैसे भारत और पाकिस्तान को ले लें, भारत और पाकिस्तान क्या शांति से रहना नहीं चाहते? कौन चाहता है युद्ध करना? लेकिन अमेरिका, चाइना या फिर जो बड़ी कंट्रीज है उनको पता है कि ये शांति से रह गए तो हमारी हथियार इंडस्ट्री है वो मंद पड़ जाएगी और हमें इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए सारी दुनिया में जो जितने भी झगड़े चल रहे हैं वो अमेरिका में, वहाँ पर सैन्य औद्योगिक संकुल नाम की एक अवधारणा चलती है कि वहाँ पर जो उद्योगपति हैं वो सेना के अधिकारियों को पैसा खिलाते हैं कि आप क्या, सेना के अधिकारी और राजनेताओं को पैसा खिलाते हैं कि आप दुनिया में कहीं न कहीं क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन पैदा करो या युद्ध पैदा करो, ताकि हमारी हथियारों की डिमांड होगी और डिमांड होगी तो हमारी हथियार इंडस्ट्री क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। इसलिए वो देश कभी शांति चाहते नहीं हैं। आगे बात करें, भारत शीत युद्ध के दौरान भारत की स्थिति क्या थी? तो ये दोस्तों देखने वाली बात है।
भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की थी। क्या नहीं थी? न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की थी। शीत युद्ध के दौरान में भारत दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभा रहा था। भारत ने स्वयं को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। भारत ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवादी गुट में शामिल हो रहा हूँ या फिर यूएसएसआर के साम्यवादी गुट में शामिल हो। भारत एकदम तटस्थ रहा और भारत ने जब जहाँ जरूरत हुई कि यहाँ अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, यहाँ अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी है, यहाँ अपने आर्थिक हितों को पूरा करना है, भारत वहीं चला गया था। तो देखो क्या हुआ, भारत ने नव स्वतंत्र देशों को भी महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया था। कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सका जिसमें उसकी हित पूर्ति होती थी। भारत हमेशा इस स्थिति में रहा, एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। क्योंकि आप सभी को पता होगा 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, तब यूएसए ने क्या कर दिया था? यूएसए भारत के एकदम खिलाफ था। आप सभी ने एक वीडियो देखा होगा, जब वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मिलने गए और निक्सन ने साफ साफ मना कर दिया कि अमेरिका पाकिस्तान के मामले में आपकी कोई सहायता नहीं करेगा और भारत कोशिश हो वहाँ तक पाकिस्तान के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करे। तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री फिर कहाँ गई? फिर यूएसएसआर गई। और यूएसएसआर में क्या हुआ दोस्तों? यूएसएसआर में 1971 में भारत यूएसएसआर के बीच में 20 वर्षीय शांति सहयोग और सैन्य संधि पे हस्ताक्षर हो गए कि अगले 20 वर्ष तक भारत की यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो सोवियत संघ क्या देगा? भारत को सैन्य रूप से सैन्य और तकनीकी सहायता देगा। और इसके परिणाम स्वरूप 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल की खाड़ी में अमेरिका ने अपना 7वां जहाजी बेड़ा भेजा था। तो उसके परिणाम स्वरूप विरोध में यूएसएसआर ने अपना 40वां जहाजी बेड़ा यहाँ पर भारत के सहयोग में भेज दिया था। तो ये चीज़ हमने देखी थी कि भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट में शामिल न होकर किस प्रकार अपनी क्या कर ली थी? हित साधन कर लिए थे। अब आगे बात करते हैं, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की कई लोग आलोचना भी करते हैं। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति सिद्धांत विहीन है। इवन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर, उनके विदेश मंत्री थे, वो खुद कह चुके हैं कि नाम एक अप्रासंगिक नीति है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। क्या नहीं है? इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। वही बात करें कि ये सिद्धांत विहीन है, ये अप्रासंगिक है, इसकी कोई प्रासंगिकता है भी नहीं। एक तरीके से हम देखें तो ये सच भी है, क्योंकि जब आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हो तो आप कुछ भी बोलो, कोई भी गुट में शामिल हो, कहीं भी बैठो, आपकी कोई वो इज्जत होती नहीं है। ठीक वही गुटनिरपेक्ष देशों के साथ की बात थी, लेकिन भारत ने अपने जो राष्ट्रीय हित है, आर्थिक हित है, ये साधने का काम भी किया था। हालांकि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुसार जो गुटनिरपेक्षता नीति है, ये अप्रासंगिक न होकर ये हर जगह हर गलत बात का विरोध करने की नीति है। भारत स्वयं एक खेमे में शामिल हो गया। 1971 की ये संधि की मैंने बात कर दी है। भारत की सरकार का दृष्टिकोण ये था कि वह बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और उसे संधि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती है। ये चीज़ें दोस्तों उस टाइम हो गई थी। अब आगे बात करते हैं कि शीत युद्ध के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। शीत युद्ध के दौरान प्रमुख रूप से कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं 1947 में साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत। ये ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? ये जो यूएसए और पूंजीवादी गुट था उसके लिए यूएसएसआर को रोकने की एक कंटेनमेंट पॉलिसी थी कि यूएसएसआर का जो पश्चिमी यूरोप में जो प्रभाव बढ़ रहा है, पूर्वी यूरोप में जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसको रोका जाए। तो ट्रूमैन सिद्धांत था। इस ट्रूमैन सिद्धांत के माध्यम से क्या किया गया दोस्तों? तुर्की था, एक तो तुर्की था या ग्रीस था, इन देशों को क्या दी गई थी? आर्थिक सहायता दी गई थी कि ताकि इनको आर्थिक सहायता दी जाए। आर्थिक सहायता इनको दी गई थी ताकि ये इस आर्थिक सहायता से अपना विकास कर सकें और सोवियत गुट के खेमे में जाने से बच जाएं। इसके बाद में 1947 से लेकर 52 तक मार्शल प्लान
पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका सहायता। अमेरिका की सरकार के द्वारा ये ट्रूमैन सिद्धांत था उसका ही विस्तार किया गया, और जहां ट्रूमैन सिद्धांत में तुर्की और जो साइप्रस को जो आर्थिक सहायता दी गई थी वो पूरे पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए लागू कर दी गई, जिसके माध्यम से पूरे पश्चिमी यूरोप को, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार में युद्धों के बोझ के नीचे दब गया था, उन देशों के आर्थिक विकास के लिए अमेरिका ने एक आर्थिक सहायता जारी की थी, जिसको क्या बोला गया, मार्शल प्लान बोला गया था। अब बात करें 1948 से 49, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी कर दी गई थी। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिम बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया था। दोस्तों आप सभी को पता होगा जो 1950 में 1948-49 में हुआ, उसके बाद में जर्मनी क्या दो भागों में बंट गई थी, एक तो पश्चिमी जर्मनी और एक पूर्वी जर्मनी। और 1961 में, इवन 1961 में यहाँ पर लगभग 150 किलोमीटर एक दीवार भी बना दी गई थी, जो कि 150 किलोमीटर दीवार बना दी गई, जो कि 9 नवंबर 1989 को तोड़ दी गई। और दोनों जर्मनियों का क्या हो गया, फिर वापस 1989 में क्या हो गया, इन जर्मनी का एकीकरण हो गया था। क्या हो गया था दोस्तों, एकीकरण हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। उसके बाद 1950 से 53 के बीच में कोरिया युद्ध हुआ था। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, ये 1950 से 53 के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध के दौरान ये दो अलग हो गए थे। पहले कोरिया प्रायद्वीप एक ही था, उसके बाद में इनका विभाजन हो गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया था उसको यूएसएसआर और चीन ने सहायता दी, और दक्षिण कोरिया था जो उदारवादी ये लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसको सहायता किसने दी, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी गुट ने सहायता दी। इसी प्रकार दक्षिण कोरिया है वो पूंजीवाद या लोकतंत्र का हिमायती है, उत्तर कोरिया साम्यवाद का हिमायती है, वहाँ पर साम्यवादी शासन व्यवस्था है। ये सारी चीज़ें चलती है। 1954 में क्या हुआ, वियतनामियों के हाथों दायन बी फ्यून में फ्रांस की हार हो गई। जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन कर दिया गया और सीएटो का गठन कर दिया गया। सीएटो का गठन भी दोस्तों 1954 में किया गया था, जो कि मनीला संधि के माध्यम से सीएटो का गठन किया गया था। अब सीएटो क्या है, इस पर मैंने एक पूरा वीडियो ये बना दिया है, ये आप देख ले। सीएटो और सेंटो दोनों के बारे में मैंने वीडियो बना दी है। इसके अलावा 1974 से 75 तक के वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ। दोस्तों 1954 से लेकर 75 तक अमेरिका ने वियतनाम में फ्रांस की हार के बाद में वहाँ पर अनावश्यक युद्ध में फंस गया, और 1975 तक इन 20 वर्षों में अमेरिका ने अपने 58 से 60,000 सैनिकों को खो दिया, और वहाँ पर युद्ध में अमेरिका को भारी भरकम एक खर्चा आया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की छवि बहुत डाउन हो गई, क्योंकि लास्ट में जो निक्सन था, अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था, वो वहाँ से भाग निकला था और वहाँ से अपनी सेना को उन्होंने निकाल लिया था। और यहाँ पर आज तक ये विश्व राजनीति में हम देखते हैं कि आज तक अमेरिका में जो वियतनाम सिंड्रोम का भय, वो आज तक चीज़ें चलती आ रही है। कहीं ये ईरान का युद्ध चल रहा है, ये भी कहीं अमेरिका के लिए वियतनाम सिंड्रोम नहीं हो जाए, क्योंकि वियतनाम के युद्ध के नाम से आज भी अमेरिका डरता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। आगे 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए, बाद में सेंटो के नाम से जाना गया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, सेंटो और सीएटो पे ये वीडियो बनाया। आप दोनों वीडियो देखोगे, क्या था सीएटो, क्या था सेंटो, इसमें कौन कौन से देश थे, ये सब चीज़ें आपको पता रहेगी। उसके बाद में 1956 में हंगरी में क्या हुआ, सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। हंगरी एक जो पूर्वी यूरोप का देश है, वहाँ पर जो सोवियत सरकार थी उसके खिलाफ कुछ लोग विद्रोह कर रहे थे। उस विद्रोह को कुचलने के लिए सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कर दिया। वहीं 1956 में मिस्र पर ब्रिटेन और फ्रांस और इजराइल के द्वारा जब हमला किया गया था, उसका भारत के नेहरू जी ने विरोध किया था। लेकिन उस टाइम भारत के नेहरू जी सीख चुके थे कि अब अपने को विरोध करना है तो अपने आर्थिक हितों को देखते हुए करना है, क्योंकि उस टाइम पश्चिमी शक्तियों से भारत के संबंध बिगड़ गए थे, वहाँ से सहायता मिल रही थी वो भी कम हो गई थी। इसलिए अब सोवियत संघ से भारत को संबंध खराब नहीं करने थे। इसलिए भारत ने 1956 में हंगरी में सोवियत संघ के हस्तक्षेप का कोई भी विरोध नहीं किया। भारत साइलेंट रहा था, जिस प्रकार अभी भारत साइलेंट बना हुआ है। उसके बाद 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा बे ऑफ पिग्स आक्रमण, क्योंकि यहाँ पर फिदेल कास्त्रो की सरकार थी। फिदेल कास्त्रो की सरकार को गिराने के लिए अमेरिका एजेंसी CIA के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, बे ऑफ पिग्स एक आक्रमण, या फिर बात करें एक असफल सैन्य तक पलट का प्रयास किया गया, लेकिन वो असफल हो गया क्योंकि फिदेल कास्त्रो को USSR का सपोर्ट था। उसके बाद 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी गई, जो मैंने आपको बता दी, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के विभाजन के लिए 150 किलोमीटर की दीवार थी, और 9 नवंबर 1989 को दीवार तोड़ दी गई थी। उसके बाद 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट आया। उसके बाद में
ये शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु था दोस्तों। ये एक ऐसा पॉइंट था कि यहाँ पर अमेरिका और सोवियत संघ, क्यूबा में दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ आ गए थे और पूरी दुनिया ऐसे 14 अक्टूबर 1962 से लेकर 28 अक्टूबर 1962 तक पूरी दुनिया के सांस अटके रही थी, क्योंकि लोगों को लगा कि अब तृतीय विश्व युद्ध होके रहेगा और इस विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों के माध्यम से युद्ध लड़ा जाएगा, क्योंकि 1945 में अमेरिका और 1949 में सोवियत संघ अपने परमाणु हथियार बना चुके थे। इवन इस टाइम तो इसके ब्रिटेन और फ्रांस के पास भी परमाणु हथियार थे। हालांकि ये फिर क्यूबा मिसाइल संकट 28 अक्टूबर को दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई और ये सुलझा लिया गया, लेकिन ये शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु था। इसके बाद में बात करें 1965 में डोमिनिक रिपब्लिक में अमेरिका का हस्तक्षेप। यहाँ पर जो लैटिन अमेरिका देश हैं वहाँ पर अमेरिका हस्तक्षेप करता ही रहता है, क्योंकि अमेरिका उसको पैक्स अमेरिकाना या पैन अमेरिकाना क्षेत्र बोलता रहता है। ठीक है, 1968 में चेकोस्लोवाकिया में क्या हुआ, सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन किसका दौरा करते हैं, चीन का दौरा करते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी कभी भी आदर्शवाद है वो कोई बहुत अच्छी व्याख्या नहीं है, और कोई भी सिद्धांत के सहारे कोई जीता नहीं रह सकता। यहाँ पर अपने राष्ट्रीय हित, अपने स्वार्थ ही पहले हैं। यहाँ पर सब कुछ टेम्परेरी है, केवल राष्ट्रीय हित प्राथमिक है, राष्ट्रीय हित परमानेंट है। अमेरिका एक देखो 1945 से लेकर 1991 का जो शीत युद्ध चल रहा था, उस शीत युद्ध में अमेरिका किसके खिलाफ लड़ रहा था, यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहा था। और यूएसएसआर की विचारधारा कौन सी थी, समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा थी, और चीन भी यूएसएसआर के साथ ही था। लेकिन दोस्तों किस प्रकार अपने राष्ट्रीय हित हैं वो बदल जाते हैं, अपने इंटरेस्ट बदल जाते हैं। 1965 में जो चीन और यूएसएसआर के बीच में मंगोलिया को लेकर छोटा मोटा युद्ध हो गया था, तब अमेरिका ने ये फायदा देखा कि अब मौका है, अब यूएसएसआर को ख़त्म करने के लिए चीन को अपने पाले में कर लो। तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके विदेश सचिव हेनरी किसिंजर ने गुपचुप तरीके से 1971 में किसका दौरा किया, चाइना का दौरा किया। और अगले 20 साल तक चाइना किसके पास रहा, चाइना और अमेरिका की अच्छी मित्रता रही। और इस दौरान अमेरिका ने चाइना को अच्छी टेक्नोलॉजी दी और बहुत सी चीज़ें दी, और इससे क्या हुआ, चाइना एक महाशक्ति बन गया और रूस का क्या हुआ, यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया। और आज अमेरिका और चीन के हैं एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का परमानेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर केवल नेशनल इंटरेस्ट ही परमानेंट है। आगे बात करते हैं। हाँ, 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा। 1978 से 89 में कम्बोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। यहाँ पर कम्बोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर जो एक तानाशाह था उसकी सरकार को गिराना था, इसका उद्देश्य ये था दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा 1979 से 89 तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हो गया। यहाँ पर जो सोवियत संघ के समर्थन वाली सरकार थी उसको बनाए रखना था, या उसके खिलाफ जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए सोवियत संघ ने, किसके नेतृत्व में, सोवियत संघ ने यहाँ पर क्या कर दिया, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया था। और उस टाइम यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो थे लियोनिड ब्रेजनेव थे। कौन थे, ब्रेजनेव थे। और उसके बाद में मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ के राष्ट्रपति बने थे। मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ के राष्ट्रपति बने थे, जिन्होंने सुधारों की शुरुआत की। और इन्हीं के काल में फिर 1991 में सोवियत संघ का विघटन भी हो गया था। 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और सुधार की प्रक्रिया आरंभ की। 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई, पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरोध लोगों का प्रदर्शन हुआ, और एक एक करके पूर्वी यूरोप के सारे देशों में क्या आ गया, लोकतंत्र आ गया, साम्यवादी सरकारें ढह गई। और देखते ही देखते सारी की सारी ये जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो यूरोपीय यूनियन या फिर नाटो के मेंबर बन गए थे दोस्तों। इस प्रकार 1990 में जर्मनी का एकीकरण कर लिया गया और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। और सोवियत संघ के विघटन होने के साथ ही किसका विघटन हो गया, शीत युद्ध भी समाप्त हो गया था। और जून 1991 में सोवियत संघ की जो संसद थी उन्होंने भी ये आधिकारिक रूप से स्वीकार कर ली बात कि अब सब राष्ट्र स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी किसी भी दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए रख सकते हैं। वो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी थी। उसके बाद में बात करें, उसके बाद में ये देख सकते हो आप जो शीत युद्ध के दौरान ये दोस्तों ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो आपको लाइन दिख रही है पूरी, ये दोस्तों प्रथम दुनिया है, प्रथम दुनिया या पहली दुनिया बोल सकते हो आप इसको।
ये रेड वाली लाइन दिख रही है, ये दूसरी दुनिया के देश हैं। कौन सी दुनिया के देश हैं? दूसरी दुनिया के देश हैं। और जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं वो तीसरी दुनिया के देश हैं। इसमें देखो सोवियत संघ और इसके समर्थक सरकारें हैं, जैसे सोवियत संघ, एक तो मॉस्को आपका रूस था ही, इसके अलावा पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, यूगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे राष्ट्र किसके साथ थे? ये सोवियत संघ के साथ थे, साम्यवादी सरकारें थी। वहीं बात करें फिनलैंड थे या फिर स्वीडन थे, डेनमार्क था, नॉर्वे था, नीदरलैंड था, बेल्जियम था, पश्चिम जर्मनी था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, स्पेन था, पुर्तगाल था, इटली था, इवन अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, ये सब किस में थे? ये सब नाटो के सदस्य थे। ये देखो येलो कलर वाले सारे नाटो के सदस्य हैं। वार्सा पैक्ट के सदस्य कौन से हैं? वो ये रेड कलर वाले हैं। और अन्य कम्युनिस्ट देश भी कुछ, यूगोस्लाविया कहीं भी नहीं था दोस्तों। यूगोस्लाविया के जो आपने देखा था गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी। हालांकि इसमें कुछ ऐसे देश भी हैं, जैसे एक स्विट्जरलैंड देश है, ये स्विट्जरलैंड कहीं भी नहीं था दोस्तों। स्विट्जरलैंड कभी भी कहीं भी नहीं था। हालांकि अब तो ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है। और आज तक अभी भी एक अच्छी बात यह है कि स्विट्जरलैंड है वो नाटो का मेंबर नहीं है दोस्तों। कितना शांतिप्रिय देश है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी कि किस प्रकार शीत युद्ध का दौर चला था और शीत युद्ध के दौर में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। आगे हम देखेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। हालांकि अभी जो एनसीईआरटी है 2025-26 में, उसमें जो शीत युद्ध का दौर है वो टॉपिक हटा दिया गया है। लेकिन जो स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।